प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी जो पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। और साहित्य के इतिहास को पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने आदिकाल काल विभाजन को लेकर के कल चर्चा की थी। तो इसी काल विभाजन को लेकर के विद्वानों में कुछ मतभेद देखने को मिले, किंतु उसके साथ साथ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसकी जो परिभाषा दी उसको साहित्य में सशक्त रूप से और वैज्ञानिक ढंग से और उसे मान भी लिया गया। उसी के अनुसार हम लोग साहित्य में आज उन्हीं के बताए अनुसार जो काल विभाजन है उस कालक्रम के विभाजन की समय सीमाओं को लेकर के उस काल विभाजन की जो रचनाएं हैं, ये साहित्य की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह से आदिकाल के अंदर आदिकाल को कई विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधन किया। किसी ने वीरगाथा काल का, किसी ने चित सामंत काल का, किसी ने संधि काल कह दिया, किसी ने शरण काल कह दिया। तो उसी क्रम में और आगे का जो बिंदु है हमारा वो है हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य के आरंभ की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में उसके जो प्रभाव है वो किस तरह से देखने को मिले, तो उनके प्रभावों के अनुसार है। और कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि जैसे साहित्य है वो साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक साधन है, तथा साहित्य का जो मूल आधार है, कोई भी साहित्य रहा हो उस साहित्य का जो मूल आधार है वो भाषा है। तो इस भाषा की खातिर कहा जाता है कि अपने विचारों को प्रदान करने का एक साधन है। तो इस भाषा के अनुसार यहाँ इनके प्रभावों के अंतर्गत 4 भाषाओं को रखा गया। उसके बाद जाकर के कहीं हमारी जो हिंदी है उस हिंदी की जो शुरुआत है वो होती है। उससे पहले सबसे पहले देखा जाए तो संस्कृत है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सभी का अपना अपना प्रभाव है। लेकिन विशेष करके हम लोग देखें तो संस्कृत है वो सब भाषाओं की मूल है, ठीक है, एक तरह से। और संस्कृत की खातिर बताया जाता है कि संस्कृत जो भाषा है वो वैदिक काल से चली आ रही है। करीबन 1500 से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व की बात है। उस दौरान जो साहित्य सर्जन हुआ करता था या जो साहित्य के अंदर जो रचनाएं हुआ करती थी, तो इसे एक तरह से बताया गया कि वैदिक काल से चली आ रही जो भाषा और इसकी जो समय सीमा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 तक की मानी गई। संस्कृत भाषा की अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग कि इसकी जो आज का हमारा जो बिंदु है उस आज के बिंदु के अनुसार उसकी पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे। और प्रभाव को पढ़ने के साथ साथ मूल रूप से किसी भी चीज की जो शुरुआत है वो भाषा से, तो इसकी खातिर बताया जाता है कि हिंदी साहित्य के अंदर अपभ्रंश साहित्य देखने को मिला। तो अपभ्रंश साहित्य को सांप्रदायिकता तथा धार्मिकता के कारणों से शुद्ध नहीं माना गया था, तो उसको उच्च कोटि का स्थान नहीं मिला था। तो इसको उस स्थान दिलाने के लिए और उसमें किस तरह से नयापन लाने के लिए तो इसकी शुरुआत रही, तो इसको हम लोग आज अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो संस्कृत साहित्य के प्रारंभ की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि के अंदर संस्कृत का प्रभाव। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, क्योंकि आदिकाल से चली आ रही जो भाषा है वेदों और कह सकते हैं कि देवों की जो भाषा रही है। उस हमारे जो वेद हुए उन वेदों में जिस तरह से चार वेद कहे हम लोग और सबसे जो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो चारों वेदों के अंदर इस भाषा का जो प्रयोग है वो किया गया। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, तो उस वेद में भी इस भाषा का प्रयोग किया गया। फिर उपनिषद लिखे गए, इसके साथ साथ लौकिक साहित्य लिखा गया, उसके साथ साथ महापुरुषों को लेकर के इस भूधरा पर हमारे जो महापुरुष है भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राम जी, तो इस भूमि पर आए तो संस्कृत भाषा के अंदर ही उन्हीं की जीवनी का जो वर्णन है वो भी, इन महानायकों की जीवनी का जो वर्णन है वो भी इसी भाषा के अंदर लिखा गया। तो उनकी खातिर बताया जाता है कि उनकी जो जीवन गाथाएं हैं उनसे जुड़े हुए समस्त जो काव्य आदर्श हैं जो हमारे
संसारिक रूप में हम लोग उनको पढ़ते हैं और उन्हीं आदर्शों का हम लोग अनुकरण करते हैं, तो वो चीजें भी इसी भाषा के अंदर लिखी गई। साहित्य की दृष्टि से हम लोग देखें तो उसमें जितना भी अपना काव्य शास्त्रीय अनुकरण है, काव्य शास्त्रीय अनुकरण है, ये कह सकते हैं कि हमारी जो व्याकरण है या कहें कि हमारे जो शास्त्र हैं, तो उन शास्त्रों का हम अध्ययन करें तो उन शास्त्रों का अध्ययन इसी के साथ, इनके साथ अनुकरण किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो जीवन दर्शन है उनसे जुड़े हुए अध्यात्म है, नाना प्रकार के मत है, नाना प्रकार के मतलब जो छोटे छोटे मत मतांतर है, छोटी छोटी जो बातें हैं वो इस भाषा के अंदर कही गई। और भक्ति धारा से जुड़ी हुई जो बातें थी वो भी इसी भाषा के अंदर कही गई। इसके साथ साथ संस्कृत की अपनी एक विशेषता रही है। संस्कृत के अंदर जो काव्य रूप है, कह सकते हैं कि जो छंद है, बंद एक तरह से, ठीक है, तो उनको लिखा गया, जैसे मात्रिक और जो वर्णिक छंद हैं, वर्णों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर उनकी रचना की गई। इसी क्रम में जो अलंकार है, किसी चीज को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का एक माध्यम है काव्य शास्त्र के अंदर। और जिस तरह से मनुष्य शरीर की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी तरह से काव्य की शोभा है वो अलंकार से बढ़ती है। तो इनमें जो अपने अलंकार हैं, उन अलंकारों में तीन प्रकार के अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार है। उनके तीनों के अलग अलग जो भेद कह सकते हैं हम लोग हैं, जिस तरह से अनुप्रास, यमक, श्लेष है, उसके बाद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जो शब्द अलंकार के आधार पर अनुप्रास, यमक और श्लेष आ गया। उसके बाद अर्थ अलंकार के आधार पर यमक, रूपक और उपमा आ गए। उभय अलंकार के अंदर मानवीकरण, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, विभावना, संभाव, तो ये सारी की सारी जो अलंकार है वो उसमें आ गए। तो ये बताया जाता है कि ये जो भाषा है, उस भाषा के अंदर जो काव्य के रूप है, उन काव्य के रूपों के साथ साथ है, जिस तरह से हम लोग 10वीं क्लास तक राम का रूप वगैरह पढ़ा करते थे, तो ये जो चीजें हैं, ये छंद है, अलंकार है, सारी इन सब की जो रचना है। और उसके साथ साथ जो सभी क्षेत्रों के अंदर है, जैसे कोई भी प्रश्न पत्र आप पढ़ते हो, या एक मिनट के लिए हम हिंदी साहित्य का जिक्र करें, तो किसी भी सभी क्षेत्रों में हिंदी साहित्य ने संस्कृत के प्रभाव को मन से स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में कहीं कोई चीज संस्कृत को लेकर के थोप दी गई हो। उसकी जो वैदिक काल से चली आ रही लिपि है, उसके जो शब्द हैं, उनके जो वर्ण हैं, तो उन सब चीजों को उन्होंने क्या है कि मन से स्वीकार किया है। और उसके साथ बताया जाता है कि हिंदी जो है वो संस्कृत की एक ज्येष्ठ पुत्री के समान है, जो ज्येष्ठ पुत्री के समान है। और संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत के अंदर हमारा जो ज्ञानवर्धक तो करती करती है, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे काव्य के रूप में हो, चाहे नाटक के रूप के माध्यम से भारतीय संस्कृति का भी एक तरह से वो निर्माण करती चली आई है। तो ये हमारी भाषा ही नहीं, एक तरह से हमारी ये कह सकते हैं कि संस्कृति की जननी है, उसे उसके रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ बताया जाता है कि आदिकाल के दौरान ही जो वीर गाथा जो रचनाएं हुआ करती थी, वीरों के शौर्य, साहस और पराक्रम को लेकर के जो रचनाएं की जाती थी, उन रचनाओं के साथ साथ वहां का जो राज प्रशस्ति होती थी, उसको भी संस्कृत साहित्य में देखने को मिला और उसको भी उन्होंने अपनाया। उसके साथ साथ बताया जाता है कि संस्कृत साहित्य का जो प्रभाव है वो आदिकाल में नहीं, भक्ति काल में भी, उसके साथ साथ भक्ति काल के साथ साथ भारतेंदु युग में भी उस चीज को देखने को मिली। उसके साथ द्विवेदी युग में भी उसका जो प्रभाव है वो रहा। द्विवेदी युग के दौरान उसमें भक्ति नीति और से संबंधित जो कविताएं, उस कविताओं पर पूर्ण रूपेण से उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये था कि किसी भी साहित्य का जो आरंभ करें या उसकी जो पृष्ठभूमि रहेगी, तो वो जो पृष्ठभूमि है या उसके जो प्रभाव है, वो साहित्य के जो मूल आधार है, मूल आधार मतलब उसकी भाषा कितनी सरल है, कितनी सहज है, कितने की विवेक है, विवेकपूर्ण है, या कितनी प्रभावशाली है, ठीक है, सामने वाले पर उसका कितना के प्रभाव पड़ता है और वो कितने के आदर्श है। तो इन सब चीजों का जो अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जो मूल रूप है उसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा।
उन मूल रूपों के अंदर बताया जाता है कि जो हमारी हिंदी है और हिंदी साहित्य को अध्ययन करें तो उससे पहले हमें संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। और इसी क्रम में इसकी खातिर बताया जाता है कि इस संस्कृत जो भाषा है उस संस्कृत भाषा के अंदर वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, महाकाव्य रचे गए। इसमें कह सकते हैं कि एक महान नायक कहें, महान नायक या युग पुरुष कहें, भगवान श्री राम जी विष्णु जी के अवतार रहे और भगवान श्री कृष्ण जी ये भी विष्णु जी के अवतार रहे। तो उन्होंने इस तरह से यहाँ आकर के इस भूतरा पर आकर के अपनी जो लीलाएं की, अपने जो आदर्श स्थापित किए, तो उन आदर्शों को भी हमें संस्कृत भाषा के अंदर अध्ययन करते हैं। उन आदर्शों का अध्ययन करने के लिए उस युग के जो महाकवि रहे, जिनके अंदर कालिदास जी हैं, बाण भट्ट जी हैं, तो उन्होंने जो लौकिक साहित्य लिखा, लौकिक अर्थात जो संसारिक साहित्य लिखा, और संसारिक साहित्य के माध्यम से अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक ब्रह्मा की उपासना की जो बात की, तो ये जो चीजें वो हमें पढ़ने को मिली। उनकी जो भाषा थी, उन भाषा संस्कृत रही और उसकी भाषा संस्कृत रही, और वो भाषा संस्कृत रहने के साथ साथ उस भाषा का जो अनुवाद करके और हमारा उन्होंने जो मार्गदर्शन किया वो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात रही। तो उसमें बताया जाता है कि लौकिक शास्त्रीय साहित्य की जो समय सीमा है वो करीबन 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की बात की जाए। ससर्गबद्ध जो महाकाव्य हैं वो भी रचे गए। उसके साथ साथ जो संस्कृत के अंदर महाकाव्यों के साथ साथ जो खंड काव्य हैं, उन खंड काव्यों की भी रचना की गई। जिस तरह से कह सकते हैं कि संस्कृत के अंदर नाटक भी लिखे गए, और उन नाटकों के अंदर जैसे कालिदास जी द्वारा रचित एक नाटक है जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो वो अपने आप में एक महाकाव्य के रूप में हम उसे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ संस्कृत की जो अनेक विद्याओं के अंदर जो साहित्य सर्जन हुआ, विशेष करके व्याकरण की दृष्टि से देखें तो किसी भी भाषा की जो वैसे तो किसी भी साहित्य की मूल आधार भाषा होती है, लेकिन भाषा का भी एक तरह से मूल आधार माने तो मूल आधार उसका व्याकरण। तो इस व्याकरण के अंदर भी जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण है, शब्द है, छंद है, लिंग है, भेद है, रूप है, या उसका आकार है या अलंकार है, तो ये सब चीजें सारी की सारी जो रचनाएं हमें मिली और आज हम वर्तमान समय में व्याकरण की दृष्टि से उनका जो अध्ययन करते हैं, तो ये भी संस्कृत की ही देन है। संस्कृत साहित्य की खातिर बताया जाता है कि इन विद्याओं के अंदर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो पाणिनि जी जो है उनकी जो अष्टध्यायी रचनाएं हैं वो हमारे लिए आज भी बड़े गौरव की बात है। उसके साथ साथ संस्कृत साहित्य के अंदर दर्शन चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। दर्शन चिकित्सा के साथ साथ जो चरक संहिता है आयुर्वेद के अंदर, तो आयुर्वेदा जो पहले एक तरह से जो हमारी कह सकते हैं कि चिकित्सा शल्य और उसमें जो औषधि निर्माण का जो कार्य किया जाता था या तो उसमें जो चरक संहिता रही है, तो उस वो भी अपने आप में उस विषय में भी ये जो भाषा है वो अपना स्थान रखती है। उसके साथ साथ उस समय के जो कह सकते हैं कि महान गणितज्ञ और गणितज्ञ के साथ महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य और जो अर्थशास्त्र के जो प्रचुर प्रख्यात विद्वान, तो ये उन लोगों ने भी क्या है कि अपनी जो रचनाएं हैं या अपने जो विचार हैं उन विचारों को संस्कृत भाषा के अंदर प्रस्तुत किया। तो एक तरह से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति को जो नैतिकता कहें या दर्शन शास्त्र कहें तो या कहें कि जीवन के लक्ष्यों को जीवंत रखने का जो कार्य है वो जो अपनी भाषा है संस्कृत उन्होंने किया। तो इस जो संस्कृत एक तरह से हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, तो इसी को लेकर के उसके प्रभाव के अंदर हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। हालांकि थोड़ा सा संक्षेप में जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद अगली हमारी जो कक्षा होगी उसके अंदर हम लोग इन भाषाओं का भी जिक्र करेंगे। जैसे पाली की खातिर बताया जाता है कि पाली का जो संबंध है वो बौद्ध साहित्य से माना जाता है। पाली पाटलिपुत्र पा धातु लगने से तैयार हुई, तो
उनमें कोई ज्यादा विशेष नहीं था, और विशेष नहीं होकर के, लेकिन हालांकि अपना स्थान उन्होंने अवश्य जरूर रखा। और उसमें भी साहित्य व उनके जो विचार है वो उनसे मेल नहीं खाते थे। तो इसकी जो हिंदी साहित्य की आरंभिक पृष्ठभूमि देखें तो उसमें भी इसका अपना एक महत्व है, इसका एक क्रम है। इसी क्रम में देखें तो प्राकृत प्राकृत का सीधा सीधा जो संबंध है वो प्रकृति से, प्रकृति से जिस तरह से ये मान के चलो कि जैसे समुद्र के अंदर है, और जैसे जो जल है वो पुनः आकर के विलीन हो जाता है। पहले ये मान के चलो कि समुद्र से ही वाष्प बनी, और वाष्प बन करके उसने एक वर्षा का और एक जल का रूप लिया, और उसके बाद वर्षा के रूप में वो पुनः उसी में समाहित हो गई। उसी तरह से ये जो सारी की सारी जो भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, वो सारी की सारी आकर के इसी में आकर के सम्मिलित हो जाती हैं। अब इसमें सम्मिलित किस प्रकार होती हैं कि ये मान के चलो कि जैसे नाम ही प्राकृत है, तो इसमें जो भाषाओं का क्रम रहा, तो उन भाषाओं के अंदर जो उपभाषाएं कहें या भाषाएं कहें वो इसी में सम्मिलित रही। तो इसकी जो विस्तृत अध्ययन है वो एक तरह से ये देखा जाए तो मूल किसी चीज का कह सकते हैं कि विशेष है, तो उसी के ऊपर जो आधारित हो, तो इसी तरह से ये जो भाषा है उन पे आधारित है। इसकी विशेष जानकारी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अपभ्रंश, अपभ्रंश का भी जिक्र थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि अपभ्रंश के अनुसार बताया जाता है कि उस दौरान जो साहित्य सृजन होता था, तो अधिकांश जो रचनाएं हैं वो रचनाएं उस समय के जो नायक हुआ करते थे उन नायकों के ऊपर आधारित होती थी। जिस तरह से आदिकाल के जो नायक है, या कहें कि आदिकाल की जो रचनाएं हैं, जिस तरह से राष्ट्र साहित्य था, उस राष्ट्र साहित्य के अंदर है आपका खुमान राष्ट्र है, प्रमाण राष्ट्र है, उसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि पृथ्वीराज राष्ट्र है, जो उस समय का एक तरह का महाकाव्य है। उसके साथ साथ विशल देव राष्ट्र है, ठीक है, नरपति नारायण जी ने उनकी रचनाएं की, पृथ्वीराज राष्ट्र की चंद्रप्रदायी जी ने उनकी रचना की। उस समय के जो राजा या जो शासक हुए उनकी गुणशील स्वभाव की प्रशंसा की, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या साहित्यिक जो क्षेत्र था, तो उनका जो जिक्र है वो इसमें किया। तो ये सारा का सारा जो साहित्य है वो उनके ऊपर आधारित रहता है। तो आज का जो अपना बिंदु था वो सिंधी साहित्य की पृष्ठभूमि को लेकर के था और उसके प्रभावों को लेकर के था। और तो उसके अंदर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण योगदान है वो संस्कृत का है। संस्कृत का अपना प्रभाव रहा, और उस प्रभाव की खातिर हम लोगों ने अभी थोड़ा अध्ययन भी किया। तो उसमें जो मूल बात यही थी कि संस्कृत है, संस्कृत से ही एक तरह से जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति होने के साथ साथ हिंदी इस साहित्य के अंदर संस्कृत के जो प्रभाव हैं उन संस्कृत के प्रभाव को उन्होंने मन से स्वीकार किया। और अधिकांश जो रचनाएं रही वो उन्हीं के आधार पर रही। इस आधार का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर चाहे कोई भी कथानक रहा हो, कोई भी रूढ़ियां रही हो, चाहे कोई प्रतीक चिन्ह रहे हो, चाहे कोई अप्रस्तुत विधान रहा हो, और जिस तरह से छंद और अलंकार का हम लोग जिक्र कर ही रहे थे, तो इसके अंदर चाहे शब्दालंकार की जो पद्धति है उसकी जो शुक्ति रही हो, चाहे उसका प्रयोगवाद रहा हो, उसकी जो वर्ण व्यवस्था है उसको कह सकते हैं जो शास्त्रीय साहित्य है उसका जो अनुकरण करें, तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो संस्कृत साहित्य के प्रभाव की परिचायक है। तो इसको लेकर के उन्होंने इसकी है जो रचना है वो की है। बाकी जो अगला बिंदु है अपनी ये जो भाषाएं हैं उनका जो वर्णन है वो हम लोग अगली कक्षा में करेंगे।